अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन है और इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करें। जैसे कि मैंने कहा था ये लेक्चर ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको ये यूजुअली भूल जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करें कि इसको बार बार पढ़ें और मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कल डिस्कस की थी जिसमें हमने थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज हैं उसका जिक्र किया था। उसके बाद हमने सिस्टम इंटरफेसेस यानी जो CLI है या GUI है और या टच इंटरफेसेस हैं उसका जिक्र किया था। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि सिस्टम कॉल्स क्या हैं और किस तरह से आपकी जो कमांड्स हैं वो आगे लेके जाता है आपका कंप्यूटर। आज का जो हमारा काम है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, कि आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हैं। दिस इज़ वेरी एसेंशियल, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सिस्टम प्रोग्राम्स असल में क्या होते हैं। हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था कि आपके पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे कह लें। एक को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं और एक को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे डिटेल से और समझेंगे कि सिस्टम एप्लीकेशंस या सिस्टम प्रोग्राम्स किस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम से डिफरेंट हैं। फिर इंशाल्लाह होपफुली कल के लेक्चर में हम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और ये दो टॉपिक या ये तीन टॉपिक भी होपफुली हो जाएंगे क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं। तो होपफुली कल की क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, तो लेट्स बिगिन बाय सिस्टम कॉल्स। ये थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था, बल्कि काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि सिस्टम कॉल्स क्या हैं, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू कि असल में सिस्टम कॉल्स क्या हैं। तो इस जब भी सिस्टम कॉल्स आपसे को पूछा जाए या पेपर में आए या इन द फ्यूचर आपको किसी जगह पर ये एक्सप्लेन करना पड़े कि सिस्टम कॉल या APIs क्या है, तो उसकी आसान एग्जांपल या उसकी आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि आप ये वाली चीज़ जहन में ले आएँ। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें आपके पास पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास दो मोड्स हैं, एक को यूज़र मोड कहते हैं और एक को कर्नल मोड कहते हैं। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है, जो इसकी बिल्कुल इसका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है वो इट रिजाइड्स इन द कर्नल, वो कर्नल में है। और आपकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं, यूज़र एप्लीकेशंस हैं, दे आर ऑल रनिंग इन द यूज़र स्पेस या यूज़र मोड। तो अगर कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी इन द यूज़र मोड। तो यानी फ़र्ज़ कर लें स्काइप है या पेंट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या गूगल क्रोम है या जो भी एप्लीकेशंस हैं, दे विल ऑल बी रनिंग इन योर यूज़र स्पेस। तो जब आप यूज़र एप्लीकेशन रन करते हैं और आप हार्डवेयर से कोई काम लेना चाहते हैं यूजिंग योर ओन सॉफ्टवेयर, तो फिर आपको इस मोड से इस मोड में स्विच होना पड़ेगा। Let's suppose we want to open a file in some place. For example, यहाँ E ड्राइव में एक फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फाइल है और इस टेक्स्ट फाइल का नाम डेटा है। ठीक है, तो ये जो डेटा का जो फाइल है, लेट्स सपोज इसमें कुछ लिखा हुआ है दिस इज सम डेटा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं कल को इस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फ़र्ज़ कर लें नोटपैड खोल लिया, तो ये जो नोटपैड अभी ओपन हुआ है, ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अ यूज़र एप्लीकेशन। ये आपके पास एक यूज़र एप्लीकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल से मैं ओपन करूं कहाँ पर जो डेटा पड़ा है, फॉर एग्जांपल वो डेटा E ड्राइव में और data.txt के नाम से आपके पास डेटा पड़ा है, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो देखें आपके लिए इसने फ़ाइल ओपन कर दी। अब बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए इस नोटपैड ने ये सारा कुछ किया है, हालांकि नोटपैड इज़ अ यूज़र एप्लीकेशन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि यूज़र मोड में रन हो रहा है और फाइल को रीड करना या फाइल के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना, ये काम है कर्नल का। तो इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू सिस्टम कॉल्स।
जब तक आपके पास सिस्टम कॉल्स नहीं होंगे तब तक आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते, तब तक आप मोड ही स्विच नहीं कर सकते। तो यूज़र एप्लीकेशन ने ओपन का फंक्शन कॉल किया, ओपन का, और नीचे इस ओपन फंक्शन के अगेंस्ट इसके पास पूरी एक लाइब्रेरी कह लेंगे पड़ी है, एक लिस्ट पड़ी है, जिसमें इस ओपन का कोई नंबर होगा, 1 2 5 10 20 जो भी नंबर होगा, इस ओपन के अगेंस्ट यहाँ पर एक सिस्टम कॉल्स की लिस्ट होगी। अब मुझे पता है कि जब आप ओपन की कमांड या ओपन का फंक्शन कॉल करते हैं इन यूज़र एप्लीकेशन, तो यहाँ पर इसको हम राइट कहते हैं। ये थोड़ा सा आगे आएगा, मैं समझाऊंगा कि इसके लिए फंक्शन है राइट का। तो ये ओपन के अगेंस्ट उस फंक्शन को देखता है कि ये ओपन किस नंबर पे पड़ा है। तो लेट सपोज वो आई नंबर पे पड़ा है, ये आई इंटीजर होगा, ये 20 होगा या 30 होगा या 80 होगा, जो भी नंबर है आपके उसमें, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल है उसमें इसका कोई नंबर होगा। उस नंबर के अगेंस्ट आपके पास सिस्टम कॉल्स पड़े हैं, तो ये सिस्टम कॉल्स सारे रन कर देगा। यानी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर ओपन एक लाइन है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊँ तो इस एक लाइन के अगेंस्ट यहाँ 6 लाइन और लिखे हुए हैं, तो ये 6 के 6 लाइन रन हो जाएंगे एंड देन यू स्विच बैक टू द यूज़र मोड। और जो डेटा वहाँ से आपने फेच किया होगा, इस केस में हमने फाइल से डेटा जो खोला है, वो आपको यहाँ पर यूज़र एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू सिस्टम कॉल्स। अगर ये सिस्टम कॉल ना होते तो आपका ये यूज़र एप्लीकेशन डायरेक्टली ये सारा कोड यहाँ पे रन करता, जो कि पॉसिबल ना होता, क्योंकि ये वाला कोड जो है इसको प्रिविलेज्ड कोड कहते हैं, या इसको यानी ये ऐसा कोड है जो कि सिर्फ कर्नल के मोड में रन हो सकता है। तो आप इस कोड को उठाकर यहाँ यूज़र एप्लीकेशन में रन नहीं कर सकते। तो इस वजह से यूज़र्स को ये फिक्र नहीं होती कि इस ओपन के नीचे क्या लिखा हुआ है या ये ओपन मेरे लिए कैसे काम करता है। हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि ओपन का फंक्शन कॉल करो। और हायर लेवल डिज़ाइंस में, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने नोटपैड कहा, इसमें हम ओपन का फंक्शन भी कॉल नहीं कर रहे, इसमें तो हम फाइल के मेन्यू पे क्लिक करके ओपन के बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो और भी आसान हो गया। इन अदर वर्ड्स वी आर यूजिंग GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू परफॉर्म फंक्शन। लेकिन ये पता आपको हो कि जब मैं इस ओपन के बटन को क्लिक करता हूं तो इस बटन के नीचे आपके पास ओपन का फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन कॉल होता है तो आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस, आप उससे बात करते हैं, वो ढूंढता है कि इस ओपन का क्या मतलब है, उसे यहाँ पर ये मिल गया, तो इसके अगेंस्ट जितना भी कुछ करना है वो कर देता है। अगर आपके पास डेटा हो तो वो डेटा आपको रिटर्न कर देता है और यूज़र एप्लीकेशन में डेटा आपको नज़र आने लगता है। तो दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड सिस्टम कॉल्स इंटरफेसेस। ठीक है, तो आई होप आपको इस एक एग्जांपल से समझ आई होगी, बाकी अभी डिटेल्स थोड़ी देर में आ रही हैं। ठीक है, तो कल हमने फिर यही एक एग्जांपल पढ़ी थी APIs की, कि आप अगर रीड कर रहे हैं तो आपके पास एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर होता है, उसका एक बफर होता है और इसका काउंट होता है, और इस फंक्शन के थ्रू हम एक फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं और इसके कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने ये पढ़ी थी, और इसको अगर एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, टिपिकली अ नंबर एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। आपके हर एक सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि अगर ओपन का फंक्शन कॉल करना है तो ओपन का कोई नंबर होगा, ओपन सिस्टम कॉल का कोई नंबर होगा। सिस्टम कॉल इंटरफेस के साथ एक टेबल होता है, इट मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। उसके पास एक टेबल होता है जिसमें सारे सिस्टम कॉल्स लिखे होते हैं, ये वो टेबल है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, द सिस्टम कॉल इंटरफेस इन्वोक्स मतलब कॉल्स। ठीक है ना, आपका जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है वो कॉल करता है द इंटेंडेड सिस्टम कॉल, जो आप इस केस में हम ओपन सिस्टम कॉल करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है वो ओपन कर देता है एंड देन रिटर्न्स द स्टेटस ऑफ द सिस्टम कॉल एंड एनी रिटर्न वैल्यूज़। या तो जब आप ये ओपन सिस्टम कॉल करते हैं तो ये उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें रन कर देता है और जो वैल्यूज़ इसके पास आती हैं वो आपको रिटर्न कर देता है वापस। इस केस में अगर मैं फाइल से ओपन का बटन कॉल करूं तो ओपन का फंक्शन कॉल हो गया। मैंने इसे फाइल का बताया कि कौन सी वाली फाइल ओपन करनी है। जब ओपन का बटन मैंने प्रेस किया तो उस बटन के प्रेस करने से ये कर्नल मोड में चला गया। कर्नल ने आपके हार्डवेयर से बात की, आपके हार्ड डिस्क से। उसने हार्ड डिस्क के ई ड्राइव में से डेटा उठाया
और फिर दोबारा नोटपैड के पास ये डेटा ले आया और नोटपैड ने मुझे ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे सिस्टम कॉल्स हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं चला, इस नोटपैड को ये पता नहीं चला कि आप यूज़र मोड से स्विच हो गए हैं कर्नल मोड में। फिर आपने सिस्टम कॉल्स कॉल किए, फिर उसके बाद कर्नल ने उस सिस्टम कॉल्स के अगेंस्ट कुछ रन किया और उसके बाद जब ये वैल्यूज़ रिटर्न हुई तो आपको ये यहाँ पर नोटपैड में डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, लेकिन ये आपसे हाइड होती हैं। ठीक है, अच्छा, द कॉलर यानी जो कॉल कर रहा है, जो फंक्शन या जो एप्लीकेशन कॉल कर रहा है, नीड नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड। इस केस में कॉलर हमारे पास नोटपैड था जो आपके किसी एक फाइल को ओपन कॉल कर रहा था। तो जो कॉलर है या इस केस में जो नोटपैड है, इट नीड्स नो नथिंग, इसको ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी पता हो कि सिस्टम कॉल्स नीचे हैं या नहीं है। इट जस्ट नीड्स टू ओबे द API एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज अ रिजल्ट। उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसी फाइल के ओपन करने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो अगर आपको उस फंक्शन का नाम पता है और उसके रूल्स को आप ओबे कर सकते हैं, तो यानी फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आपने रीड का फंक्शन कॉल करना है तो आपने 3 मुख्तलिफ आर्गुमेंट्स पास करने हैं। अगर ये 3 आप पास नहीं करेंगे तो आप रीड नहीं कर सकते किसी फाइल को। ये अब इसके रूल्स हैं। अगर आपने रीड का फंक्शन कॉल करना है तो 3 आर्गुमेंट्स एग्जैक्टली इसी तरतीब से आपको देने होंगे। अगर कल को कोई आए और कहे कि मैंने 4 आर्गुमेंट पास करने हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप इसके रूल्स को ओबे नहीं कर रहे। तो इस वजह से किसी भी API को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ उसके रूल्स को ओबे करना है। समझ आ रही है? बाकी यानी बाकी आप बेफिक्र हों, आपको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि रीड का फंक्शन इंटरनली कैसे काम करता है। बस आप रीड कॉल करें, ये 3 आर्गुमेंट पास करें और आपकी फाइल आपके लिए रीड कर देता है। इट हाइड्स एवरीथिंग। तो देखें, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इज हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर बाय द API। API का क्या काम है कि वो प्रोग्रामर से सारी की सारी डिटेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हाइड कर देता है। समझ आ रही है? इट इज़ मैनेज बाय रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरीज। ये किस तरह से मैनेज करता है? यूजुअली इट इज़ सपोर्टेड बाय रन टाइम लाइब्रेरीज। और रन टाइम लाइब्रेरीज आपने मेरे ख्याल में इस्तेमाल की है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली की है। ये जो यहाँ पर ये unistd.h है, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, एक हेडर फाइल है और यहाँ पर ये सारी ये रीड की फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली आपने जावा में मुख्तलिफ वो इंपोर्ट्स किए होंगे, तो वो सारे इंपोर्ट्स जो हैं दे आर बेसिकली रन टाइम लाइब्रेरीज, जो कि आपकी API को सपोर्ट करते हैं और जो कि आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हिडन करती हैं। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है सेट ऑफ फंक्शंस बिल्ट इनटू द लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग विद कंपाइलर। जब आप C++ का कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं या जावा का कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये रन टाइम लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशंस, और इसकी तो डिटेल से हमने डिस्कशन कर ली। ठीक है, अच्छा, अब एक दूसरी बात है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए आपको मैं इसी एग्जांपल से थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यही एक सिनेरियो है और मैंने एक उसको कॉल करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम ओपन है। ठीक है, और ओपन का जो फंक्शन है वो आपसे, यानी ये हम एक फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज इस फाइल का नाम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, data.txt की एक फ़ाइल है। ठीक है, इस फाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। अब देखें, ये ओपन जो हम कॉल कर रहे हैं, ये ओपन फाइल, तो ये मैंने कहा कि यूज़र का एप्लीकेशन आपके सिस्टम कॉल इंटरफेस से रिक्वेस्ट करता है, फिर ये यहाँ पर देखता है कि इस ओपन के अगेंस्ट ये कहाँ पे पड़ा है। लेट्स सपोज ये 400 पे पड़ा है, तो ये आपके 400 लोकेशन पे आएगा। यहाँ से फिर आपको ये इस फंक्शन के नीचे इतनी सारी लाइंस लिखी हुई हैं। ये लाइंस यहाँ से जब रीड हो जाएंगी और आपका डेटा रीड हो जाएगा तो ये उस डेटा को यहाँ से रिटर्न कर देगा सिस्टम कॉल इंटरफेस को, और देन सिस्टम कॉल इंटरफेस आपके यूज़र एप्लीकेशंस पर आपका ये डेटा डिस्प्ले कर देगा। अगर ये सिस्टम कॉल्स ना हो तो आप ये ओपन का फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते। अब बात ये है कि ये एक फंक्शन है। आपने C++ में या जावा में इसको मेथड्स कहते हैं, C++ में इसको फंक्शंस कहते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और याद रखें, लेट्स सपोज आपको एक फंक्शन शायद याद होगा, मेरे ख्याल में याद होगा, उसका नाम है system.out.println। एक फंक्शन है और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं हेलो या जो भी कुछ हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक
इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये नज़र आए। देखिए ये एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, system.out.println। ये जो println है ये इसका फंक्शन का नाम है, और ये हेलो इसका एक आर्गुमेंट है। यानी इस फंक्शन को हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं और ये हमें स्क्रीन पर हेलो डिस्प्ले कर देता है। तो फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, ये println का फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो इसको हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया है। लेकिन कभी कभी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है math.pow, एक फंक्शन है math.pow। पाव मतलब पावर, एक फंक्शन है। तो अगर मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूं तो ये 5,2 अगर मैं पास करूं तो ये इसके दो आर्गुमेंट्स हैं। अभी एक पावर फंक्शन है, इसके दो आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट इसका बेस है और दूसरा इसका मेंटिसा है। इसका मतलब ये है कि ये हमने ऐसे लिखा है 5^2, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही चीज़ है। अगर आप जावा में math.pow लिखते हैं या आप 5 स्क्वायर लिखते हैं तो दोनों एक ही है। 5 स्क्वायर इज 25, तो इससे 25 आएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स हैं, एक पहला बेस है, फिर कॉमा लगाकर एक इसका पावर है, तो दो आर्गुमेंट्स हैं। और इस प्रिंट फंक्शन के इसका एक आर्गुमेंट है। सिमिलरली हमारे पास काफ़ी सारे और फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन अगर आपको याद हो तो math.sqrt एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कितने आर्गुमेंट्स हैं, तो इसका सिर्फ एक आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 36 पास करूं तो ये मुझे रिटर्न करता है 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 के बराबर है। तो देखें, इस सारे डिस्कशन का मकसद ये है कि आपके पास हर एक फंक्शन के, ये जो फंक्शन है इसके मुख्तलिफ किस्म के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक आर्गुमेंट है, इसके दो आर्गुमेंट है, इसका भी एक आर्गुमेंट है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है, वो लाइब्रेरी में पड़ा है, jOptionPaint.show। सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा, सॉरी, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि नज़र नहीं आ रहा फिर, ठीक है। jOptionPaint.show मैसेज डायलॉग, शायद आपने ये वो पढ़ा होगा, ये एक फंक्शन है शो मैसेज डायलॉग, ये शायद आपने पढ़ा होगा। इसके 4 आर्गुमेंट हैं। एक आर्गुमेंट इसका नल है, दूसरा आर्गुमेंट इसका हेलो है फॉर एग्जांपल, तीसरा आर्गुमेंट इसका टाइटल है, फॉर एग्जांपल टाइटल इसका टेस्ट में दे देता हूँ, और चौथा आर्गुमेंट इसका आइकन है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं jOptionPaint.error_message, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने ऐसे एग्जांपल दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझें। ये आपने जावा पढ़ा है तो आई होप आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि ये क्या है। नहीं आ रही तो पढ़ लें एक दफ़ा, मैं क्या कह सकता हूँ। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ये एक jOptionPaint है जो एक क्लास है, इसकी एक लाइब्रेरी, इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है शो मैसेज डायलॉग। ये इस फंक्शन का नाम है, जिस तरह से इसका नाम sqrt है, इसका नाम पाव है, इसका नाम println है। तो दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन शो मैसेज डायलॉग। ये फंक्शन किस लाइब्रेरी में पड़ा है, ये पड़ा है jOptionPaint की लाइब्रेरी में, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो इसको मैं 4 आर्गुमेंट पास करता हूं। अगर इसको मैं 2 पास करूं तो ये काम नहीं करेगा, इसको अगर मैं 3 पास करूं तो काम नहीं करेगा। यू हैव टू ओबे द API, द रूल्स ऑफ द API। रूल्स ऑफ द API ये है कि अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है तो 4 आर्गुमेंट इसी तरतीब से आपको पास करने होंगे, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका पहला आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल नल है, दूसरा इसका एक स्ट्रिंग है, तीसरा इसका एक स्ट्रिंग है, और चौथा इसका एक कांस्टेंट आर्गुमेंट है। तो इसके 4 आर्गुमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है, इस पूरे डिस्कशन से कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आप अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो API में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस math.pow को, इसका जो पहला आर्गुमेंट है तो मैं वो a पास करूँ, a, और दूसरा मैं 2 पास करूँ तो इसका मतलब होगा a स्क्वायर। तो इससे तो कुछ नहीं बनता। a क्या है, ये आपको 5 ही या 6 ही या एक नंबर आपको पास करना होगा। आप इसमें से कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स पास नहीं कर सकते। और अगेन अगर आप इसको 2,5 पास कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 5 स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 2 पावर 5 है। यानी पहला आर्गुमेंट इसका बेस है, दूसरा आर्गुमेंट इसका पावर है। तो
इस पूरे थोड़े से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने स्ट्रिक्टली किसी एपीआई की फंक्शनैलिटी को एज इज़ फॉलो करना है। आप अपने आप से चीज़ें एज्यूम नहीं कर सकते, अपने आप से इसको चेंज नहीं कर सकते, ना इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं कि कल को कोई आए और इसका ये जो एस है ये कैपिटल में लिखे, ये भी गलत होगा। ठीक है। अच्छा, अब फाइनल कंक्लूडिंग बात सुन लें। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उस फंक्शन को कुछ डेटा पास करते हैं। ज़रूरी नहीं है कुछ डेटा पास करें, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिसको हम कुछ भी डेटा पास नहीं करते, उसको सिर्फ कॉल करते हैं। इनमें से मैंने उसकी कोई एग्जांपल नहीं दी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हेलो का फंक्शन कॉल करूं, हेलो, ठीक है, तो मैं लिखूंगा हेलो और मैं इस तरह पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दूंगा। तो अब इस फंक्शन को मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ये जगह जो है ये इसकी बिल्कुल खाली है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको मैं आर्गुमेंट्स पास करूंगा। यानी इसको मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है, यानी डेटा पास किया है इसको, ठीक है, आर्गुमेंट मतलब डेटा। इसको मैंने 2 डेटा पास किए हैं, इसको भी मैंने 1 डेटा पास किया है, इसको मैंने 4 डेटा पास किए हैं। तो कुछ फंक्शंस को हम कुछ भी नहीं पास करते, कुछ को हम 1 करते हैं, कुछ को 2 करते हैं, कुछ को 3, कुछ को 4। ये आपके एपीआई पे डिपेंड करता है, आपके फंक्शन कॉल पे डिपेंड करता है, आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि हम किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसको हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फंक्शन जो आप कॉल कर रहे हैं ये आपको कुछ प्रोसेस करके कुछ रिटर्न करता है। ये रिटर्न वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जब मैं math.sqrt को पास करूं 36 तो वो मुझे रिटर्न करता है 6। जब मैं math.pow को पास करूं 5,2 तो ये मुझे रिटर्न करता है 25। तो ये जो रिजल्ट है ये फंक्शन मुझे रिटर्न करता है। समझ आ रही है? ये फंक्शन क्या करता है, जब मैं लिखता हूं system.out.println और मैं लिखता हूं हेलो, तो ये हेलो मुझे रिटर्न करता है और ये स्क्रीन के ऊपर मुझे डिस्प्ले कर देता है। ये इसका आउटपुट है। जब मैं लिखता हूं jobshanpain.showMessage डायलॉग और मैं नल और हेलो और ये लिख देता हूं, तो ये मुझे एक स्क्रीन के अंदर एक डायलॉग बॉक्स में हेलो लिख देता है। समझ आ रही है? तो हर एक फंक्शन कोई वैल्यू, it takes a value and it actually returns a value. So this was just a refresher course about methods and functions in any programming language. तो given this in mind, जब आप किसी ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं कि मेरे लिए कोई फाइल खोलो, तो आप उसको फाइल का नाम भी बताएंगे, उसका मोड भी बताएंगे और इसको और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बताएंगे कि वो आपके लिए वो फाइल ओपन करे। समझ आ रही है? तो आपके यूज़र एप्लीकेशन जो हैं वो जब भी कोई सिस्टम कॉल करते हैं तो उस सिस्टम कॉल के साथ आपके पास आप यूज़र एप्लीकेशन से कुछ डेटा भी देते हैं। सिर्फ आप ओपन का फंक्शन कॉल नहीं करते, आप ओपन के फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स भी पास करते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर। फिर जब आप फर्ज कर लें आपने ओपन का फंक्शन कॉल किया और ओपन के फंक्शन के अंदर लिखा है कि आपने 3 आर्गुमेंट्स देने हैं और आपने कोई नहीं दिया, तो फिर ये इधर सर्च नहीं होगा, फिर ये आपके पास ये ओपन तो इधर मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से आपको ये सारा डेटा यहाँ पे देना है। लेट्स सपोज आपने 3 आर्गुमेंट पास भी किए और ये ओपन कॉल भी हो गया, यहाँ पर भी हम आ गए, तो इसने इधर इसको समझा कि चलो यार इसने 3 आर्गुमेंट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं और ओपन का फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है, तो ये सारा कुछ करता है। और हमने कहा ना कि जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो हमसे आर्गुमेंट्स लेता है और हमारे पास ये क्या रिटर्न करता है, डेटा या वैल्यूज़ या जो भी कुछ। इस केस में देखें हमने ये हमें 6 रिटर्न कर रहा है, इस केस में हमें 25 रिटर्न कर रहा है, इस केस में इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन कुछ डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो डेटा रिटर्न हो रहा है ये सिस्टम कॉल इंटरफेस रिसीव करता है और हम फिर इसे वापस यूज़र एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करते हैं। अब इस पूरे ये जो वो है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई सिस्टम यूज़र एप्लीकेशन से कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे। जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें कुछ डेटा वापस रिटर्न होता है जो कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। आई होप इसकी इतनी समझ आई होगी। तो अब ज़रा इस टॉपिक की तरफ आते हैं तो आपको फिर होपफुली ये समझ आएगी कि क्या है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम जब सिस्टम कॉल करते हैं तो हम उसको कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस डेटा को पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है ना, को पैरामीटर्स कहते हैं। जब हम सिस्टम कॉल करते हैं
तो इसको हम कुछ पैरामीटर्स जो है वो पास करते हैं। ठीक है, जिस तरह से इस एग्जांपल में हम एक रीड के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अगर ये 3 पैरामीटर्स पास ना करें तो हम इस रीड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जब भी कोई सिस्टम कॉल करनी हो तो हम साथ में कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो इन पैरामीटर्स के पास करने के 3 तरीके हैं। एक सिंपलेस्ट है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूजिंग टेबल्स एंड मेमोरीज, और तीसरा जो है वो यूजिंग स्टैक है। तो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल तो यहाँ नीचे इस डायग्राम में मौजूद है, लेकिन दिस इज़ अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपको इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ यूजिंग माय पेंट। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वो है, मैं बना देता हूँ। चले, ये आपका लेट्स सपोज कर्नल है, और ये आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस है, और ये आपके यूज़र एप्लीकेशंस हैं। ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, इस एप्लीकेशन ने कुछ कॉल्स कर्नल के साथ बात करनी है, और आपका ये जो है ये आपका बेसिकली हार्डवेयर है। ठीक है, ये हार्डवेयर है। आपने जब आपका एप्लीकेशन किसी कर्नल से बात करता है, आपका जो कर्नल है वो ये है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ योर कर्नल। ठीक है, और आपका जो ये है ये सिस्टम कॉल और इंटरफेस है। ठीक है, सिस्टम कॉल इंटरफेस है। तो आपके एप्लीकेशन ने सिस्टम कॉल इंटरफेस से बात की, सिस्टम कॉल इंटरफेस ने कर्नल से बात की, कर्नल ने फिर हार्डवेयर से बात की, हार्डवेयर ने कुछ चीज़ें कर्नल को रिटर्न की, कर्नल ने फिर सिस्टम कॉल इंटरफेस को रिटर्न की, और सिस्टम कॉल इंटरफेस आपके एप्लीकेशन को फिर ये सारा डेटा दे देता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है ये आपके डेटा को एप्लीकेशन से रिसीव करता है और फिर कर्नल को प्रोवाइड करता है। अच्छा, लेट्स सपोज इसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया ओपन का। ये ओपन की एग्जांपल हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इजी टू फॉलो। ये हम ओपन का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इसके फ़र्ज़ कर लें 2 आर्गुमेंट है। एक लेट्स सपोज 1 है, और एक लेट्स सपोज कुछ भी कह लें। फॉर एग्जांपल डबल कोट्स के अंदर मैं a लिख देता हूँ .txt। ये फ़ाइल का नाम है। ठीक है, a.txt ये फ़ाइल का नाम है, यानी फ़ाइल को ओपन करो। राइटिंग मोड में हम राइटिंग करना चाह रहे हैं इस फाइल में, और फाइल का नाम है a.txt। काम ये है, एप्लीकेशन ने ये कहा कि इस फाइल को ओपन करो राइट मोड में, हमने इसमें लिखना है, इसमें से कुछ सेव करना है, तो इस वजह से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो देखें, इस ओपन फंक्शन ने 2 चीज़ें कॉल की, 2 डेटा प्रोवाइड किए, एक 1 और एक फाइल का नाम। ये सिस्टम कॉल इंटरफेस ने रिसीव किया, इसने इसमें सर्च किया, जब इसको सर्च मिला तो इसने कर्नल से कहा, कर्नल ने इसके अगेंस्ट सिस्टम कॉल्स कॉल किए, इसने हार्डवेयर को कॉल किया, और आपका सारा डेटा रिटर्न हो गया। ठीक है, इसको, इस a को और इस 1 को हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स इस केस में पास हो रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि एक तरीका ये है जो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इन डेटा को पास कीजिए। ये डेटा और ये डेटा आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पास करने के, यानी आपके एप्लीकेशन ने ये 1 और ये a ये दोनों पास करने हैं कहाँ, सिस्टम कॉल इंटरफेस को। तो इसको पास करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर CPU में, CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं ना, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपके CPU के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। आप असेंबली में भी पढ़ रहे होंगे कि आपके पास काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें प्रोग्राम काउंटर है, और आपके पास वो क्या है, स्टैक रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, और भी काफ़ी सारे रजिस्टर्स हैं। मतलब देयर आर मोर देन 100 रजिस्टर्स इन एनी क्या है मॉडर्न CPU। तो इसमें ये छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको हम ये इस पहले रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, और ये दूसरा आर्गुमेंट है इसको हम इस दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, और फिर सिस्टम कॉल से कहते हैं कि यार ओपन कॉल करो, और जो डेटा है इस ओपन के साथ वो पड़ा है इस वाले रजिस्टर में। तो ये जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है ये यहाँ पर आता है, इस रजिस्टर से एक वैल्यू उठाता है, और दूसरे रजिस्टर से दूसरी वैल्यू उठाता है, और फिर आपके कर्नल को कॉल करता है और आपके हार्डवेयर को कॉल करता है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मेथड कि आप अगर किसी सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं और आपने आर्गुमेंट्स पास करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं, डेटा पास करना है, तो उस डेटा को आप यहाँ पे रख देते हैं। एक तरीका ये है।
इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आप जब ओपन के फंक्शन को फॉर एग्जांपल कॉल करते हैं तो इसमें तो 2 आर्गुमेंट हैं। लेट सपोज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 15 आर्गुमेंट्स हों, ऐसे 15 या 10 या 5 आर्गुमेंट्स हों, और उस टाइम पर आपके पास 5 रजिस्टर्स फ्री ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप ये फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते। फिर आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस यहाँ पर उसको ढूंढेगा और उसे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज एक्सीडिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। समझ आ रही है? तो इस वजह से चूंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ज़्यादा है तो और नंबर ऑफ फ्री रजिस्टर्स कम है, तो आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस सिरे से इनको रिसीव ही नहीं कर सकेगा, इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर सकेगा। तो एक तरीका ये है कि हम वैल्यूज़ को रजिस्टर में रखें, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। आपके पास जितने रजिस्टर्स होंगे उतने आर्गुमेंट्स होंगे। अगर रजिस्टर्स फर्ज कर लें अवेलेबल रजिस्टर्स 10 हैं, तो आप वो फंक्शंस कॉल नहीं कर सकते जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 10 से ज़्यादा हों। एक तरीका ये है। आई होप इसकी समझ आई होगी। दूसरा तरीका इससे बड़ा सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि हम सीपीयू को सिरे से बताएं ही ना, हम ऐसे करें कि मेमोरी में रखें। ये हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, और रैम तो आपको पता है कि सीपीयू के रजिस्टर से इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है। सीपीयू के रजिस्टर्स बहुत कम है साइज़ में और नंबर में बहुत कम है, और आपकी जो मेमोरी है दिस इज़ वेरी ह्यूज कंपेयर टू योर प्रोसेसर, कंपेयर टू रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर। अब इसमें जीबीज़ में डेटा आ सकता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक डेडिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 0 से लेकर 100 तक की एक ब्लॉक मुकर्रर कर दी और इसमें हम डेटा रख सकते हैं। तो ये जो 1 है ये हम यहाँ लिख देते हैं, जो a है ये हम यहाँ लिख देते हैं, और सो ऑन। हम काफ़ी सारे और आर्गुमेंट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, अप टू 100 दे सकते हैं। और फिर हम सिस्टम कॉल इंटरफेस से कहते हैं कि यार ये यहाँ से हमारे आर्गुमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, और तरतीब से पढ़े हैं, तो आप ऐसे करो, बस एक एक उठाओ और इस फंक्शन को कॉल करो। तो अब आप इस केस में एक ऐसा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं जिसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 100 हों, तो फ्लेक्सिबल हो गया ना, आसान हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम चाहें कि एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके 200 आर्गुमेंट्स हैं, तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, 200 तक ले आएंगे। तो अब आपका जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है वो उन सारे फंक्शंस को कॉल कर सकता है जिसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 200 होंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है पैरामीटर्स पास करने का कि हम इनको स्टैक में रखें। स्टैक भी मेमोरी का एक हिस्सा है। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, और इसमें हम डेटा को काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। यानी इसके अंदर आपके पास एक स्टैक पॉइंटर होता है, इसमें हम चीज़ें पुश पॉप कर सकते हैं। इसके और भी काफ़ी सारे, यानी इसमें ये अगर इस वाली एग्जांपल को देखें तो ये मेमोरी ऐसे कह लें कि अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी है, ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर हम पैरामीटर्स को यहाँ पे रखेंगे स्टैक में तो ये और ज़रा तेज़ होगा और ज़रा एफिशिएंटली ये मैनेज होगा, आपकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज होगी। ये ऐसे कह लें कि आपकी अगर आप पैरामीटर्स को, आपके फंक्शन कॉल के पैरामीटर्स को अगर आप यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो ये ऐसा है कि जैसे आप चीज़ें गोदाम में रख रहे हैं, और अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे, ये स्टैक में रखेंगे, तो ये ऐसे है कि जैसे आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो किसी गोदाम के बजाय किसी शेल्फ पर आपने रखे हैं या किसी छोटी अलमारी में रखे हैं। तो आपको एक बड़ा गोदाम मैनेज करना आसान है या एक शेल्फ मैनेज करना आसान है? ऑब्वियसली शेल्फ इज़ वेरी इजी टू मैनेज। तो द थिंग इज़ कि हम इसमें क्या है कि जब आप मेमोरी में कोई चीज़ रखते हैं तो मेमोरी काफ़ी बड़ी है, इसकी मैनेजमेंट मुश्किल है, उसमें हम एक छोटी जगह मुख्तस कर देते हैं। इसके कुछ अपने प्री डिफाइंड ऑपरेशंस हैं। जब हम आर्गुमेंट्स को यहाँ रखेंगे इट विल ऑलवेज बी बेटर, इट विल ऑलवेज बी ईजी टू मैनेज। ठीक है ना। इसके फिर डिटेल्स फिर आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेथड्स हमारे पास 3 हैं आर्गुमेंट्स पास करने के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ पुटिंग योर वैल्यूज़, योर पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स। लेकिन उस पर प्रॉब्लम यह है कि अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम हैं तो आर्गुमेंट्स आप फिर उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरा तरीका ये है कि हम मेमोरी में रखें, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन हम रखें, और फिर सिस्टम कॉल इंटरफेस से कहें कि उसको सिर्फ लिमिट बताएं कि हमारे पैरामीटर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और ख़त्म हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 200 पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। और तीसरा तरीका फिर इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, वो स्टैक में रखना है कि हम आर्गुमेंट्स को स्टैक में रखें और फिर स्टैक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करे। तो स्टैक पे डिटेल पे नहीं जाते क्योंकि स्टैक एक लंबा टॉपिक है,
लेकिन ये आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्टैक क्या है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। नाउ लेट्स रीड दिस, ताकि आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या है। ऑफन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ द डिजायर्ड सिस्टम कॉल। आप जब सिस्टम कॉल करते हैं तो यूजुअली आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी सिर्फ आपको फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ता, आपको फंक्शन को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी साथ में देनी पड़ती है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स में बताया। एग्जैक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल। कितनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यानी इस केस में जब हम फंक्शन कॉल फाइल को रीड कर रहे हैं तो हम रीड फंक्शन को 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो इस केस में हमें रीड फंक्शन को 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक एग्जांपल इज रिलेटेड टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ में ये नहीं है। विंडोज़ में शायद अगर आप किसी फाइल को रीड करते हैं तो आपको 5 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो तभी आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकेंगे, ठीक है। इसके 3 तरीके हैं पैरामीटर पासिंग के। नंबर 1 इज द सिंपलेस्ट वन। कौन से वाला है? पास द पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स। आप पैरामीटर्स रजिस्टर में रखो और पास करो। इसमें मसला ये है, इन सम केसेस मे बी मोर पैरामीटर्स देन रजिस्टर्स। आपके पास शायद नंबर ऑफ रजिस्टर्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स से कम होंगे और पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन से वाला है कि पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन ब्लॉक। हम ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक असल में मेमोरी में होता है, ठीक है ना। पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक और अ टेबल इन अ मेमोरी। हम ये मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। एंड एड्रेस ऑफ द ब्लॉक पास्ड एज पैरामीटर इन अ रजिस्टर। हम क्या करते हैं, हम यानी जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है उसको सिर्फ हम एड्रेसेस बता देते हैं कि हमारे पास कौन से ब्लॉक में पड़ा है, उसको उसकी स्टार्टिंग एड्रेसेस और एंडिंग एड्रेसेस उसको बता देते हैं। दिस अप्रोच इज टेकन बाय लिनक्स एंड सोलारिस। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस तो अभी ख़त्म हो गई है, लिनक्स अभी भी है। तो लिनक्स ने ये तरीका इख्तियार किया है जो ब्लॉक्स और टेबल्स वाला है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि हम पैरामीटर्स को पुश करें स्टैक में, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आपके सिस्टम कॉल कर रहा है उसके पैरामीटर्स को हम स्टैक में पुश करते हैं और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पॉप करता है और इस तरीके से हम पैरामीटर्स वगैरह को पास कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों तरीकों में ये जो ब्लॉक है या ये जो स्टैक है, इसमें हम इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। और ये जो है इसमें लिमिट है क्योंकि रजिस्टर्स लिमिटेड हैं। तो ब्लॉक एंड स्टैक मेथड्स डू नॉट लिमिट द नंबर और लेंथ ऑफ द पैरामीटर्स बीइंग पास्ड। आपको अगर ब्लॉक मेथड यूज़ करते हैं या स्टैक मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई नंबर या लेंथ ऑफ पैरामीटर्स की लिमिट नहीं है। आई होप इसकी समझ आई होगी। अब ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन अगर समझ आ रही है तो एक नज़र देख लें। आपके पास एक पैरामीटर x है, आपने x जो है वो रजिस्टर में रखा और फिर सिस्टम कॉल 13 कॉल किया। तो सिस्टम कॉल 13 जब आपने कॉल किया तो आप कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें ओपन करो, ये 13 फ़र्ज़ कर लें ओपन है। तो ओपन के लिए हमारे पास डेटा चाहिए, तो वो डेटा हम एक्स रजिस्टर से उठा देते हैं। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो गई है। आपने सिस्टम कॉल का नाम भी बता दिया और इसके साथ जो डेटा चाहिए वो भी आपने बता दिया कि कहाँ पे पड़ा है। तो ये चूँकि कंप्लीट हो गया तो हम इसको अब रन कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर पासिंग। मैंने डिटेल से आपको समझा दिया ये वैसे भी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं। ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसके रट्टा करने की या याद करने की या इसको फ़िलहाल इतना डिटेल से समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब आप प्रॉपरली सीखेंगे जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग करेंगे। MSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग का। तो आई डोंट नो कि उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स करके बात करनी पड़ेगी और ये इसमें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसमें इसको सिर्फ एक नज़र देख लें। जब हम कहते हैं कि कौन कौन से सिस्टम कॉल्स हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो इसमें प्रोसेस कंट्रोल है, इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है और आखिर में प्रोटेक्शन है। तो ये सारे टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं। यानी हम जब प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, आप लोड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेक कर सकते हैं,
उसको वेटिंग स्टेट पे ले जा सकते हैं, उसको सिग्नल्स दे सकते हैं, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन डीलोकेशन कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं जिसको हम कर सकते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ प्रोसेस यूजिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, तो ये सारे तभी आपको समझ आएंगे जब आप इसके लिए फ़र्ज़ कर लें एक प्रोग्राम को लोड करेंगे या उसको एग्जीक्यूट कराएंगे किसी सिस्टम कॉल के थ्रू। लेकिन दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, सिमिलरली फाइल मैनेजमेंट, जब आप किसी फाइल के साथ बात करते हैं यूजिंग सिस्टम कॉल्स, तो आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, यानी आप डिवाइस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जब प्रिंटिंग हो जाए तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम रीड राइट कर सकते हैं किसी डिवाइस पे, यानी फॉर एग्जांपल अभी इस केस में मॉनिटर पर कुछ राइट हो रहा है तो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम डिवाइस के एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं या डी अटैच्ड हैं उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क अभी अटैच्ड है, माउस अटैच्ड है, यूएसबी अगर मैं भी लगाऊंगा तो वो अटैच हो जाएगी। तो ये सारे डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, फॉर एग्जांपल टाइम या डेट को सेट करना या गेट करना, अपने फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइसेस के एट्रीब्यूट्स चेक करना कि अभी मेमोरी में कितनी जगह खाली है, ये सारा मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब हम फ़र्ज़ कर लें एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसमें पोर्ट्स और आपके पास आईपीज़ वगैरह आती हैं, यानी सॉकेट्स वगैरह जनरेट करना, ये सारा कम्युनिकेशन में आता है। यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स अगर या मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इज़ आर ऑल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन चैनल्स को क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, उनसे कुछ चीज़ सेंड करना, रिसीव कराना, सर्वर से क्लाइंट की साइड पे, क्लाइंट से सर्वर की साइड पे, ये सारे काम जो हैं दीज आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। इसमें ये ट्रांसफ़र स्टेटस इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा भेजा तो उसका स्टेटस मैं चेक करूं कि वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसका स्टेटस वगैरह चेक करना ये भी आपके कम्युनिकेशन में आता है। ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल थोड़ा सा बाद में आएगा, इसमें कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बाद में आएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास प्रोटेक्शन है, ये सारा सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है। कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी हम प्रोटेक्शन के थ्रू रिसोर्सेज के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक चीज़ आप उसके ओनर नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आप परमिशन सेट कर सकते हैं किसी फाइल पे या किसी डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा प्रिंटर सिर्फ 2 ही बंदे यूज़ करेंगे, बाकी नहीं कर सकते, तो ये परमिशंस जो हैं ये भी आप लगा सकते हैं। और अपने यूज़र्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे अलाउ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे डिनाई कर सकते हैं। और याद रखें ये सारा काम होता है यूजिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, हमने तो सिर्फ इस पूरे क्लास में हमने सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ी थी ओपन की, कि हम ओपन कर सकते हैं एक फ़ाइल को, लेकिन सिस्टम कॉल सिर्फ ओपन और क्लोज़ के लिए नहीं है, इतने सारे और सिस्टम कॉल्स हैं। इसकी एक समरी दी गई है इस एक उसमें, ये पूरे जो 3-4 स्लाइड्स गुजरे हैं इसमें ये एक स्लाइड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ कहा गया है। एक प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोसेस कंट्रोल के ये विंडोज़ के एपीआई के सिस्टम कॉल्स हैं और ये लिनक्स के या यूनिक्स के सिस्टम कॉल्स हैं। तो अगर आप किसी फाइल को रीड करना चाहें तो उसके लिए विंडोज़ में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन का नाम है रीड फाइल, और अगर यही काम आप लिनक्स में कर रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन का नाम है रीड। तो ये बेसिकली ये रीड जो है ये सिस्टम कॉल है, और ये रीड फाइल भी सिस्टम कॉल है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें इंफॉर्मेशन हमने अगर अपने कंप्यूटर को स्लीप कराना है तो इसमें विंडोज़ में इसका नाम है स्लीप, लेकिन ये एस कैपिटल है, और अगर लिनक्स में इसको इस्तेमाल करना है तो इसका ये एस स्मॉल है। सिमिलरली अगर हमने फ़र्ज़ कर लें कोई चीज़ प्रिंट करनी है, मॉनिटर पे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए विंडोज़ में कमांड है, विंडोज़ में सिस्टम कॉल है राइट कंसोल। ठीक है, और यही काम अगर हमने लिनक्स में करना है या यूनिक्स में करना है तो उसके लिए कमांड है राइट। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी टाइप का आपने सिस्टम कॉल इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दी है C++ में या C में, तो इसको भी एक नज़र देख लें फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक प्रोग्राम लिखा #include stdio.h, फिर आपने लिखा int main, और इसमें काफ़ी सारी लाइंस हैं, और एक लाइन है आपने लिखा printf और फिर लिखा greetings। तो ये जो printf है ये एक फंक्शन है, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये printf असल में एक फंक्शन है।
इस फंक्शन को आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ग्रीटिंग्स का। तो जब आप इस लाइन पर पहुंचते हैं तो ये असल में आपको C++ में या C में ये बताया गया है कि ये आपके लिए एक लाइन प्रिंट करता है आपके मॉनिटर पे, ये जो लिखा होगा ग्रीटिंग्स। लेकिन ये बात गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि प्रिंट एफ कुछ भी नहीं है। प्रिंट एफ असल में एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके आसानी के लिए बनाया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जब हम किसी स्क्रीन पर कुछ लिखना चाहते हैं और हम विंडोज़ में हैं तो हमें राइट कंसोल का फंक्शन कॉल करना है, और अगर लिनक्स में है तो हमें राइट का फंक्शन कॉल करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर आपने स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो प्रिंट एफ लिखें। तो ये तो झूठ हो गया ना। हम तो जब प्रिंट एफ लिखते हैं तो प्रिंट एफ तो C++ में है या C में है, लेकिन जब हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो आपका मोड यूज़र मोड से स्विच होकर चला जाता है कर्नल मोड में, और कर्नल फिर इस प्रिंट एफ को पहचान लेता है, उसके पास वो टेबल पड़ा है, वो पहचान लेता है कि असल में तो इसका मतलब राइट है। तो वो राइट के सिस्टम कॉल को कॉल करता है यूजिंग दिस C लाइब्रेरी, और फिर आपको ये वैल्यूज़ रिटर्न करता है ये और फिर आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ डिस्प्ले कर देता है। ये ग्रीटिंग्स का जो लफ्ज़ है ये डिस्प्ले कर देता है। तो असल में आपकी जो C की लाइब्रेरी है वो आपको कह रही है कि यार आप राइट कॉल ना करें, आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट एफ कॉल करें। प्रिंट एफ आसान है राइट से, इसके काफ़ी सारे और भी आर्गुमेंट्स देने होंगे। इधर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट दें, बाकी मेरे लिए छोड़ दें, वो मैं कंप्लीट करके सिस्टम कॉल आपके लिए कॉल कर दूंगा और आपका सारा डेटा इधर डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। कहने का मतलब ये है कि आपकी आसानी के लिए हायर लेवल लैंग्वेज में एक फंक्शन बना दिया गया है प्रिंट एफ। जब इस प्रिंट एफ को आप कॉल करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपकी C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपके लिए कर्नल मोड में ये राइट का सिस्टम कॉल कर देता है, और वो सिस्टम कॉल रन होकर आपकी स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करता है और आपको फिर रिटर्न कर देता है कि जी आपकी ये जो स्ट्रिंग आपने मुझे बताई थी ये इधर कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन हो गई है, आप दूसरे वाला लाइन अब एग्जीक्यूट करें। तो इससे क्या हुआ, आपका जो कर्नल है वो आपसे बिल्कुल हाइड है। समझ आ रही है? कर्नल आपसे बिल्कुल हाइड है। आप सिर्फ प्रिंट एफ कॉल करते हैं और उसके अगेंस्ट सिस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली रन हो रहे होते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे, वेरी इजी वे टू कम्युनिकेट विद योर कर्नल, टू कम्युनिकेट विद योर सिस्टम कॉल्स। हमें सिर्फ प्रिंट एफ लिखना पड़ रहा है और नीचे सिस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली हो रही हैं। आई होप आपको सिस्टम कॉल्स की समझ आई होगी। ठीक है? इसके फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। यानी आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपके पास फ्री BDS है, और ये दोनों एक नज़र देख लें फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है? फिर सिस्टम प्रोग्राम्स और ये जो वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसको फाइनली एक नज़र देख लें। जब आप MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो याद रखें कि ये यानी अगर मैं सिंपल ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है, इसमें अगर मैं कोई एक कमांड रन करूँ, फॉर एग्जांपल पिंग google.com-10,000, ठीक है? तो ये अब रन हो रहा है। ये कमांड एक ऐसा कमांड है जो कि अभी रन हो रहा है, और ये तब तक रन होगा जब तक 1000 सेकेंड्स कंप्लीट ना हो जाए, फॉर एग्जांपल। ठीक है? तो जब तक ये कमांड रन हो रहा है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूँ कि मैं कोई और प्रोग्राम रन करूँ तो मैं नहीं कर सकता। इस एक विंडो में, ये जो आपको अभी एक विंडो नज़र आ रही है, इसने ये एक कमांड रन किया, और इस कमांड के अलावा अब इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वजह यह है कि ये इस कमांड को मेरे लिए रन करा रहा है। समझ आ रही है? तो दिस इज़ बेसिकली अ सिंगल टास्क। यानी इसको अगर मैं बंद करूं तो फिर मैं कुछ और काम कर सकता हूं, लेकिन मैं मल्टीपल टास्क्स इस एक विंडो में रन नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिंगल टास्किंग। MS-DOS जो है वो सिंगल टास्किंग है, इसमें सिर्फ एक काम हो सकता है, मल्टीपल काम नहीं हो सकते। ठीक है? और इसमें क्या होता है, आपके पास फ्री मेमोरी है और एक कमांड इंटरप्रेटर है। जब आप कोई प्रोसेस रन कराना चाहते हैं तो वो फ्री मेमोरी से कुछ स्पेस ले लेता है, और आप उसमें कुछ कमांड रन करते हैं, और वो कमांड आपके लिए कर्नल में सप्लाई करके रन कर देता है। ठीक है? एक MS-DOS का तरीका ये है। ये याद रखें कि ये सिंगल टास्किंग है। लेकिन जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स में बेसिकली एक फ्री BSD एक वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स का एक वेरिएंट है, यानी लिनक्स है बेसिकली। ठीक है ना? तो जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो इसमें आपका जो वो है उसका जो मॉडल है वो मल्टीटास्किंग है। उसमें हम मल्टीपल टास्क्स रन कर सकते हैं। आपके पास फ्री मेमोरी है तो इस फ्री मेमोरी में आप
प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आप डाल सकते हैं, और उसका फिर एक इंटरप्रेटर होता है, और जब एक प्रोसेस रन हो रहा होता है तो उसको साइड पे करके, जब ये फ़र्ज़ कर लें कुछ काम कर रहा है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसमें प्रोसेस सी को या प्रोसेस बी को भी टाइम दे सकते हैं। जब कोई प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो वो आपको 0 रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें ये प्रोसेस डी रन हो रहा है और आपने बाद में प्रोसेस सी भी रन किया, तो अगर इसमें कोई एरर आए तो ये आपको 0 से कोई बड़ी वैल्यू देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 देगा या 2 देगा या 5 देगा या 8 देगा, और हर एक का अपना अपना मतलब होगा। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, एक को फोक कहते हैं, एक को एग्जीक्यूट सी कहते हैं। तो ये क्रिएशन के लिए होता है। अगर आप कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये सिस्टम कॉल करना है। अगर आपने कोई फंक्शन, कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड करना है तो उसके लिए exec की एक कमांड है, या सिस्टम कॉल है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये दो स्पेसिफिक कमांड्स हैं। ये मेरे ख्याल में जब आप इसको एक नज़र देख लें तो यहाँ भी लिखे हुए हैं। अगर आपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है तो विंडोज़ में इसके लिए क्रिएट प्रोसेस का एक फंक्शन है, और अगर आप प्रोसेस को लिनक्स में बना रहे हैं तो उसके लिए फोर्क का एक फंक्शन है। तो ये इसकी एग्जांपल दी गई है छोटी सी। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। मेरे जहन में तो ये था कि मैं ये 4 स्लाइड्स और भी कराता, लेकिन मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल सिस्टम प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और इसी सिस्टम कॉल्स के टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और होपफुली इस चैप्टर को कल इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।